10 अप्रैल रामनवमी का दिन। सभी राज्य सरकारों ने जनता से इस दिन को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की थी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका क्योंकि देश के कुछ राज्यों में कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिसने सभी को दहला दिया। हिंसक झड़प, मारपीट, आगजनी, पत्थरबाजी, इस तरह की तस्वीरों और वीडियो ने डर के साथ साथ हैरान भी कर दिया। कई सवाल भी खड़े हो गए हैं कि आखिर देश में ये हो क्या रहा है, देश किस तरफ बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूँ स्पेशल रिपोर्ट के साथ। देश के कुछ राज्यों में पिछले कुछ दिनों में हिंसक घटनाएं बढ़ गई हैं, जिसने देश में हलचल पैदा कर दी है क्योंकि ये सभी घटनाएं दो समुदाय के बीच की हैं। ऐसे में मोदी राज पर सवाल उठना तो लाजमी है कि मोदी राज में देश की क्या दुर्दशा हो रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे घटनाक्रम पर एक नजर डाल लेते हैं कि किन किन राज्यों में क्या क्या हुआ। तो दोस्तों, रामनवमी यानी 10 अप्रैल को 4 राज्यों के 6 शहरों में हुई हिंसक घटनाओं में हालात इस कदर बिगड़े कि झारखंड में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के खरगोन में 70 परिवार बेघर हो गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दंगाइयों के घर बुलडोजर चलाने के आदेश दिए हैं और गुजरात, बंगाल में भी हालात बिगड़ने के बाद धारा 144 लगाई गई। मध्य प्रदेश के खरगोन में श्रीराम शोभा यात्रा पर रविवार शाम को तालाब चौक के पास पथराव किया गया। उपद्रवियों ने 30 से ज्यादा दुकानों और मकानों में आग लगा दी। रात करीब 9 बजे मामला कुछ शांत हुआ, लेकिन देर रात 12 बजे फिर हिंसा भड़क गई। आनंद नगर, संजय नगर, मोतीपुरा में घर फूंक दिए गए। कुछ घरों में लूटपाट की गई। इससे 70 से ज्यादा परिवारों को घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। इस घटना में 10 पुलिसकर्मी और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं उत्तर गुजरात के हिम्मतनगर और खंभात में भी ऐसी ही घटना सामने आई। हिम्मतनगर में हुए पथराव में कई लोगों समेत एसपी व 10 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। इसके बाद से शहर में धारा 144 लगा दी गई। दोस्तों, इन घटनाओं के बारे में जानकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितना दर्दनाक और खौफनाक मंजर होगा उस वक्त, कितनी तकलीफ रही होगी उन लोगों को जिन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। सिर्फ गुजरात और मध्य प्रदेश में ही नहीं, रामनवमी के दिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से भी हिंसक झड़प की खबरें सामने आईं। इससे कुछ दिन पहले राजस्थान के करौली में भी दो समुदाय के बीच मारपीट, पत्थरबाजी की खबरों ने लोगों को दहला दिया था। और कर्नाटक में तो जैसे विवादों की श्रृंखला ही चल रही है, जहां सिर्फ एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। हिजाब, हलाल मीट, मंदिरों से मुस्लिमों की दुकानें बैन, मस्जिदों पर लाउडस्पीकर बैन, ये सब कर्नाटक की राजनीति में छाए हुए हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, और इसका एक छोटा सा जवाब है चुनावों में वोट पाने के लिए। अब इस पूरे घटनाक्रम पर गौर करते हैं तो पता चलता है कि जिन जिन राज्यों में पिछले दिनों सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई, दो समुदायों में झड़प हुई, उन सभी राज्यों में या तो इस साल के आखिर में चुनाव है या 2023 में है। आगे की कहानी आप समझ ही गए होंगे, चलिए फिर भी मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, 2022 के आखिर में गुजरात और हिमाचल में चुनाव हैं, तो वहीं 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश में चुनाव हैं। ऐसे में बीजेपी ने अभी से इन सभी राज्यों में एक माहौल बनाना शुरू कर दिया है और इसका फायदा उठाया जाएगा चुनावों में। बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए वोट हासिल करने में महारत हासिल कर चुकी है। ऐसे में वो हर चुनावी राज्य में अपना ब्रह्मास्त्र जरूर चलती है, जिससे जनता का ध्यान मूल समस्याओं और मुद्दों से भटक जाए और लोग सिर्फ आंखों पर धर्म की पट्टी बांधकर लड़ते रहें और बीजेपी को वोट करते रहें। देश में महंगाई अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा चुकी है और सरकार के पास जनता को देने के लिए जवाब नहीं है, और ना ही बीजेपी के पास राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए कोई बड़ा मुद्दा है। ऐसे में बीजेपी अभी से इन राज्यों में धार्मिक ध्रुवीकरण के सहारे अपनी राजनीति को चमकाने में लग गई है। इन सभी चुनावी राज्यों से जो तस्वीरें आई हैं, उनसे साफ है कि बीजेपी वोटों के लिए कुछ भी कर सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए एक तरफा कार्रवाई भी कर दी। दरअसल जिला प्रशासन ने पथराव करने वाले आरोपियों के घर ढहा दिए। सरकार की इस एक तरफा कार्रवाई के बाद वो विपक्ष के निशाने पर आ गई। ओवैसी ने कहा,
एमपी में कानून के शासन पर भीड़ तंत्र हावी हो चुका है। भले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान की विचारधारा मस्जिदों को नापाक करने और बुजुर्गों पर हमले को सही ठहराती हो, लेकिन उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं। जनता की जान माल की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उस पर पक्षपात का आरोप लगा दिया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा, क्या खरगोन प्रशासन ने लाठी तलवार जैसे हथियारों को लेकर जुलूस निकालने की इजाजत दी थी? क्या जिन्होंने पत्थर फेंके, चाहे जिस धर्म के हों, सभी के घर पर बुलडोजर चलेगा? शिवराज जी मत भूलिए, आपने निष्पक्ष होकर सरकार चलाने की शपथ ली है। तो दिग्विजय सिंह का इशारा साफ है कि यहाँ भी शिवराज सरकार ने सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ ही कार्रवाई की है। बीजेपी की इस धार्मिक ध्रुवीकरण की नीति से अब शिक्षा का मंदिर माने जाने वाले कॉलेज यूनिवर्सिटीज भी अछूते नहीं रहे हैं। और रामनवमी के दिन जेएनयू की मेस में हुई हिंसक झड़प में ये तस्वीर देखने को मिली, जहां एबीवीपी के छात्रों ने दूसरे छात्रों पर नॉनवेज ना खाने को लेकर दबाव बनाने की कोशिश की, जिसके बाद विवाद बढ़ा। लेकिन इस विवाद में जो असली बात निकल कर आई वो थी तानाशाह प्रवृत्ति, मानवाधिकारों का हनन। मतलब कौन क्या खाएगा ये भी अब सरकार तय करेगी। सुनने में कितना अजीब लगता है, लेकिन असल में देश में यही हो रहा है। घरों के बाहर जबरदस्ती भगवा झंडे लगा दिए जाते हैं, नवरात्रों में मीट की दुकानें बंद कर दी जाती हैं। ये सब सिर्फ सरकार की तानाशाही और मनमर्जी का एक नमूना मात्र है। लोगों के अंदर सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी बनने की होड़ लगी हुई है, जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए उतारू है, चाहे किसी की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। दरअसल उत्तर प्रदेश चुनावों के दौरान जब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी चुनाव प्रचार करने जा रहे थे तो उनके काफिले पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए तो पुलिस ने हमलावरों को पकड़ा। जांच और पूछताछ होने पर सामने आया कि वो बीजेपी के सदस्य हैं और मामले में पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की उसके मुताबिक ओवैसी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी सचिन और शुभम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इतना ही नहीं, दोनों ने ये भी बताया कि उनकी इच्छा बड़े हिंदुत्ववादी नेता बनने की थी, इसलिए वो मुस्लिम सांसद को मारकर खुद को बड़ा हिंदुत्ववादी बताना चाहते थे, जिससे साफ पता चलता है कि देश में किस कदर कट्टरवादी प्रवृत्ति आ चुकी है। इतना ही नहीं, बीजेपी शासित राज्यों में खास समुदाय को निशाना बनाया जाता है, जिसकी सबसे ज्यादा खबरें इन दिनों कर्नाटक से सामने आ रही हैं। कर्नाटक की बीजेपी सरकार तो अब एक और विवाद खड़ा करने की तैयारी में है। पहले से ही राज्य में हिजाब, हलाल मीट और अजान को लेकर विवाद चला आ रहा है और अब मुस्लिम व्यापारी सरकार के निशाने पर आ गए हैं। सरकार उनकी दुकान बंद कराने की तैयारी में है। इसके लिए आदेश सरकार सीधे नहीं देगी, बल्कि दूसरा रास्ता चुना जा रहा है। राज्य में विधानसभा चुनाव 1 साल में ही होना है, इसलिए सरकार भी इन्हें बढ़ावा देकर राज्य में ध्रुवीकरण का माहौल तैयार कर रही है। सरकार मुस्लिम व्यापारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर चुकी है। सबसे पहले शुरुआत मंदिर परिसर के आसपास व्यापार करने वाले मुस्लिम व्यापारियों से हो रही है। राज्य में हिंदुत्ववादी संगठनों ने मुस्लिम व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया था और बीजेपी सरकार इस मांग के आगे झुकती दिख रही है। कर्नाटक में 30,000 से ज्यादा मंदिरों का प्रबंधन करने वाले मुजराई विभाग को इस नियम को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। दावा किया जा रहा है कि विभाग को साफ निर्देश हैं कि दुकानों की नीलामी में मुस्लिमों को भाग लेने की अनुमति नहीं मिलेगी। दुकान जिसे मिलेगी वो ही चलाएगा, किसी और को वो दुकान नहीं देगा। अगर किसी मुस्लिम को दुकान दी गई तो लीज रद्द कर दी जाएगी। इसके लिए 2002 के लागू किए गए हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्त अधिनियम को आधार बनाया जा रहा है, जिसके अनुसार गैर हिंदुओं के लिए मंदिर परिसर में अपना व्यवसाय करने का कोई प्रावधान नहीं है। ये नियम पुराना है, लेकिन सख्ती अब हो रही है। यानी मोदी राज में देश में इस सब के जरिए मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स का भी खुलेआम हनन हो रहा है और भारत में हो रही ये तानाशाही अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोर रही है, जिसके बाद सरकार की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 की बैठक में तो अमेरिका ने इस मामले में भारत को जमकर सुनाया। भारत में बढ़ती मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि भारत में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है और अमेरिका स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं में सरकारी अधिकारी, पुलिस और जेल अधिकारी भी शामिल हैं। जिस समय ब्लिंकन ने ये बात कह रहे थे, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ ही खड़े थे। दोनों ने ही इसका विरोध नहीं किया, जिससे साफ है कि अमेरिका के सवालों का जवाब मोदी सरकार के पास नहीं था। देश में लगातार बढ़ती घटनाओं को देखकर ये सवाल तो उठता ही है कि मोदी राज में किस तरफ बढ़ रहा है देश। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।